गोपाल प्रधान जी, नमस्कार। मैं मिथिलेश नमस्ते। श्रीवास्तव आपके इस लिखावट के गूगल मीट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि हमने तय किया था कि मंगलेश डबराल के बारे में जहाँ जहाँ स्मृतियाँ हैं, जहाँ जहाँ अनुभव है उनके जीवन का, उसको हम लोग यहाँ इकट्ठा करेंगे, रिकॉर्डिंग के थ्रू, बातचीत के थ्रू, व्याख्यान के थ्रू। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, एक तरह से आपका मंगलेश डबराल पर व्याख्यान जैसा ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उनके बारे में आपकी स्मृतियाँ बहुत समृद्ध हैं। उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर के आपके मन में बहुत सारी बातें हैं। गोपाल प्रधान जी अंबेडकर विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रोफेसर हैं। आप दिल्ली में रहते हैं और मार्क्सवाद के अध्येता भी हैं। तो मैं गोपाल प्रधान जी से यह अनुरोध करता हूँ कि लिखावट के पाठकों और श्रोताओं के लिए मंगलेश डबराल की स्मृतियाँ और उनके विविध पक्षों के बारे में बात करें। और गोपाल जी, मेरा मानना है कि मंगलेश डबराल हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि हैं और आगे उनका महत्व बढ़ता जाएगा। जो उनके काव्य संकलन हैं, जो कविता संग्रह हैं, जो शुरू होता है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, और दिखा एक मनुष्य, तो इस तरह के और भी कई उनके संग्रह हैं और अनेक किताबें हैं जिसमें उनके हम गद्य का भी एक परिचय पाते हैं। तो मैं गोपाल जी यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि आपकी पहली मुलाकात, फिजिकल जो इंटरेक्शन होता है, मुलाकातें तो पहले से ही होती हैं, रचनाओं के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, लेकिन उनसे जो परिचय आपका, जो पहली मुलाकात हुई, मैं चाहूँगा कि वहाँ से आप शुरू करें और फिर आगे उसको बढ़ाते जाएं। गोपाल जी। जी, धन्यवाद मिथिलेश जी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मंगलेश जी कब पहली बार मिले, ये मेरे लिए याद करना बहुत कठिन है। उसका कारण यह है कि एक तरह से उनकी मौजूदगी निरंतर मेरे पास रही और उसका सिलसिला शुरू होता है बहुत पहले से। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं आया था 1989 में। उसके पहले भी गोरख पांडे बनारस जाते थे और उनके साथ 2-3 बार मेरी ऐसी मुलाकातें रहीं जिनमें लगातार गोरख जी के साथ गंगा के घाट पर घूमना, राजनीतिक बातचीत करना, कविता के बारे में बातचीत करना, ये सब निरंतर चलता रहा था। और इसी नाते से आधुनिक कविता के बारे में जो मेरा संस्कार बना था, वो एक हद तक गोरख जी की कविता, और उसके पहले स्वाभाविक रूप से उनके जरिए जिन लोगों को समझ सका था, क्योंकि नागार्जुन भी जाते रहते थे बनारस और त्रिलोचन भी जाते रहते थे, तो एक तरह से प्रगतिशील कविता और उसके बाद गोरख पांडे की कविता। तो ये एक मेरा हिंदी कविता के बारे में संस्कार था
जिसको लेकर के मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आया था। और मेरे आने से ठीक 6 महीने पहले गोरख जी ने आत्मघात किया था। जुलाई में मैं आया था, जी उसके पहले उन्होंने फरवरी में आत्मघात किया था। तो उसके बाद से आप समझ लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि जो साहित्य की जो संस्था हुआ करती थी विद्यार्थियों की, तो वो कई बार कवि सम्मेलन वगैरह कराती थी। और उसमें लोगों की कोशिश होती थी कि हमारे समय के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको बुलाया जाए, है ना? तो एक तरह से कह लीजिए कि जो अध्यापन की दुनिया होती है और जो रचना की दुनिया होती है, आम तौर पर आप जानते हैं कि हिंदी की कविता को ये अक्सर शिकायत रही है कि जो अध्यापन और आलोचना की दुनिया है और रचना की दुनिया है, उसका एक दूसरे से कोई संवाद ही नहीं रहता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ये खासियत थी कि वहाँ पर रचनारत लोगों को बुलाया जाता था और उनकी कविताओं का पाठ हुआ करता था। तो मुझे याद है कि उसमें सबसे पहले मैंने जी मंगलेश जी को सुना था। और इस उस दौरान मैंने उसी समय बहुत सारे लोगों को हमने सुना। और जब ये सुना और पढ़ते हुए और साहित्य के बारे में सोचते हुए, तो एक तरह से समझ लीजिए कि ये एक चुनौती थी। चुनौती इसलिए थी क्योंकि मैं आपसे कह ही चुका हूँ कि जो काव्य संस्कार हम लोगों का मन का बना था, वो उसके केंद्र में प्रगतिशील कवि और गोरख पांडे हुआ करते थे। तो उसके बाद की यह जो कविता थी, ये कविता इस कविता के साथ अपनी सहजता पैदा करना, ये एक तरह की चुनौती थी। हुँ? तो इस चुनौती के क्रम में आहिस्ता-आहिस्ता, अचानक नहीं, एकदम से मुझे मंगलेश डबराल पसंद नहीं आए, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता मंगलेश जी से जी मेरी निकटता हुई है। हुँ? और उसमें अनेक ऐसी मुलाकातें रहीं, अनेक ऐसे प्रसंग आए। तो जैसे मैं कह रहा था आपसे कि मैं थोड़ा-सा मतलब क्या बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रहते हुए थोड़ी छात्र राजनीति भी किया करता था। तो जी उसके बाद फिर इसके बाद जब मैं अध्यापक के बतौर यहाँ आया, तो रामविलास जी पर एक कार्यक्रम हम लोगों ने जन संस्कृति मंच की ओर से रखा था साहित्य अकादमी में। तो उसके लिए भी उनसे मुलाकात करने, उनसे चंदा लेने, कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने और इन सब समयों में मैंने दिल्ली में दोबारा जब मैं आया 14 साल बाद, तो उस दौरान मुलाकात रही। इसके पहले बीच-बीच में अनेक बार संगठन के कार्यक्रमों में उनसे भेंट मुलाकात होती रही। यहाँ-वहाँ गोष्ठियों में कहीं वो गए तो मान लीजिए मुलाकात हो गई। तो इस तरह से मुलाकातों का एक लंबा सिलसिला है और उस सिलसिले के केंद्र में यह है कि प्रगतिशील कविता के बाद हुँ, की का जो यथार्थ है, उसको कविता में कैसे ढाला जाए। तो यह जो नए तरह की कविता संभव हो रही थी, उसे अपने काव्य संस्कार का अंग बनाना। हुँ? तो ये एक जो चीज़ थी, जी उसके इर्द-गिर्द उनके साथ मेरी मुलाकातें परिभाषित होती हैं। तो इसलिए जैसा मैंने कहा कि उसमें कोई विशेष घटना मुझे एकदम से स्पष्ट रूप से नहीं याद है कि कब पहली मुलाकात हुई, लेकिन वह ऐसे था जैसे कोई लगातार आपके पास हो और इसलिए आप उससे यह माने ज़रूरत ही ना समझे कभी सोचने की कि पहली बार कब मैं मिला था इस आदमी से। क्योंकि वह निरंतर मौजूद था, हैं? जी आपके सोचने में, देखने में, तो इसलिए उसके बारे में बहुत ठीक-ठीक कहना मुश्किल है। लेकिन उनसे मुलाकातें जैसा मैंने कहा कि ये एक चीज़ थी, स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत भारी चुनौती थी। इसलिए क्योंकि काव्य संस्कार कविता आप जानते ही हैं कि सबसे भाषा का महीन बर्ताव है। हुँ?
तो यह जो भाषा का सबसे महीन बर्ताव है, तो इसको समझना ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के हर एक आदमी को जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर पहली ही नजर में कोई पसंद आ गया तो वो दीगर बात है, लेकिन मेरे साथ वैसा कभी नहीं होता रहा है। बल्कि एक तरह से कह लीजिए कि एक चुनौती जो लोग पेश करते हैं ना, तो उनके साथ आप लगातार एक तरह का संवाद करते रहते हैं जो जो प्रत्यक्ष न होके भी निरंतर चलता रहता है। अच्छा, अब उसमें क्या है कि फोन पर भी बातचीत होती रहती थी बीच बीच में। जैसे उनकी कोई रचना मैंने पढ़ी तो फिर उन्हें फोन कर दिया। हम्म? और आप जानते ही हैं कि वो गद्यकार भी बहुत अच्छे थे, और गद्य लेखन में हिंदी जी के विरल ऐसे लोगों में से हैं जिसमें उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं कि गद्य की, जिसको त्रिलोचन कहते थे ना, कि कविता का जन्म गद्य से हुआ है, क्योंकि गद्य की एक लय होती है। हुँ? तो गद्य की वह जो लय है, उनके गद्य में इतने अद्भुत ढंग से आती थी, हुँ? कि उसको निरंतर पढ़ते हुए फिर उनको मान लीजिए कि बातचीत करना, बधाई, तो ये एक ऐसी चीज थी जिसमें लगातार उनसे संवाद बना रहता था। यह किसी घटना विशेष पर आधारित नहीं है। मुलाकातें होती रही, उसमें जी मुलाकातें भी शामिल थी, फोन पर बातचीत शामिल थी, उनकी रचनाएं पढ़ना शामिल था, और यह परस्पर भी था। परस्पर भी इसलिए था क्योंकि उनके यहाँ भी मैंने देखा कि वास्तव में ये सही बात है, उनके लिए भी अपने समय को समझना कोई बहुत आसान चीज नहीं थी। क्योंकि यह समय एक ऐसा, जिसको पाश ने कहा ना, कि माने तरल समय था, यथार्थ बहुत स्पष्ट नहीं था, है ना। तो यह एक जो तरल समय था, तो इस समय को समझने की मुश्किल और उसको वैचारिक रूप से पकड़ने की जद्दोजहद उनके यहाँ भी बहुत मिलती है। और इसलिए एक तरह का वह म्यूचुअल था। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैंने कुछ लिखा तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बताया, या उन्होंने कुछ लिखा तो मैंने पढ़ा, मैंने उनसे बताया, और इसमें उम्र का कोई फर्क वो नहीं महसूस करते थे। हुँ? और ये बड़ी बात थी उनके भीतर, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी कविता में, अध्यापन जगत में, साहित्य में, और चूंकि हमारे समाज में वह मौजूद है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर साहित्यिक जगत में भी एक तरह का गुरुडम, कहने का मतलब कि उम्र से जो बड़ा हो तो वो ऐसा समझने लगता है कि ज्ञान सिर्फ उसके पास है और बाकी लोगों को उससे सिर्फ ज्ञान ग्रहण करने के लिए आना चाहिए, है? तो ये एक तरह का जो अहंकार होता है, चूंकि हमारे समाज में ऐसा एक समाज है जिसमें बहुत सारे मान लेते हैं लोग कि मतलब जो है वो इसका संबंध वैसे होता है। लेकिन मंगलेश जी में कभी मैंने इस चीज को नहीं देखा कि उम्र को लेकर के, बल्कि कह लीजिए कि एक तरह से इस मामले में वो हमेशा नौजवान रहे, और नौजवान ही नहीं बल्कि बच्चों की तरह से। दुनिया जो अभी अभी अचरज के साथ देख रहा हो और इसे समझने की कोशिश कर रहा हो, कि यह जो विचित्र किस्म की दुनिया है ये ऐसी क्यों है। और यह गद्य में भी था उनके। उदाहरण के लिए जो लेटेस्ट माने उनका जो मैंने गद्य पढ़ा था और मुझे बेहद पसंद आया था, जब वो जर्मनी में गए थे तो उन्होंने लिखा था कि स्विट्जरलैंड में मैं गया और वहां पर एक रेस्टोरेंट में गया जिस रेस्टोरेंट में प्रकाश था ही नहीं, क्योंकि वह रेस्टोरेंट दृष्टिहीन लोगों द्वारा चलाया जाता था। और एक तरह से वह समझ लीजिए कि बाकी लोगों में दृष्टिहीन लोगों की संवेदना के प्रति संवेदना जगाने का एक माध्यम था। और उसका जैसा उन्होंने चित्रण किया है, कि कैसे उन्होंने माने जो जो ले करके मुझे गए,
तो वो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि हम जो कि एक इंद्रिय रखते हैं, आँख जिसको आप कह लीजिए, और वो जिनके पास एक जी यह इंद्रिय नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास यह इंद्रिय न होने से उनके अनुभव जगत छोटा हो जाता है। आप याद करिए, आपको भी याद होगा कि एक उपन्यास है, बचपन में मैंने पढ़ा था, अंधा संगीतज्ञ। क्या जी अद्भुत उपन्यास है कि मक्खियों के पंख की आवाज से वो पहचान जाता था कि मक्खी कहाँ जाकर के बैठी है। हुँ? तो कहने का जी मतलब कि आवाज ही जब एक तरह से कह लीजिए कि आपकी आँख हो जाए, हैं? तो अब ये जो शीर्षक है ना, वह अचानक नहीं आया है। हुँ? उस संवेदना को समझना कि जिसके पास आँख नहीं है, उसके पास भी एक अनुभव का पूरा संसार है और वह संपूर्ण मनुष्य है। तो एक तरह से कह लीजिए कि वह जो उनका संस्मरण था, जिसमें उन्होंने लिखा कि वह जो रोड है, वह जो सड़क है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े बैंक हैं, उस सड़क पर कार ले जाने की इजाजत नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े अरबपति लोग पैदल चलते हुए दिख जाते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए ना कि इस दुनिया का जो अंतर्विरोध है, हुँ? जहाँ पूंजी की सबसे ज्यादा सत्ता है, वहां पर आप अंततः पैदल चलने के लिए ही मजबूर हैं। हुँ? हैं? जो अनुभव जी संसार है केवल आँख से नहीं बनता है, बल्कि तो उसमें ले गया है जो आदमी, वो कहता है कि आप बैठिए, आपके ठीक सामने मेज के दूसरी तरफ आपके साथी बैठे हुए हैं, और तो माने इन्होंने लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त वो संस्मरण है। तो कहने का मतलब ये कि गद्य में उनके और मनुष्य के, जिस बात को मुक्तिबोध ने कहा ना कि हमारी संवेदना का विस्तार करती है कविता। हुँ? जो हम हैं, जी उतना तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो हम नहीं हैं, उससे भी हम समझ सकें, यह चेतना पैदा कर दे कोई आदमी, हुँ? तो वह गद्य मुझे मतलब एकदम से समझ लीजिए कि अविस्मरणीय वह गद्य लगता है, अपनी इस विशेषता के कारण। और कविता के भीतर जैसा हमने कहा कि यह जो बदली हुई दुनिया है, हुँ? खास करके नव उदारवाद के बाद पैदा होने वाली यह जो दुनिया है, तो इस दुनिया को समझने की जबरदस्त छटपटाहट मंगलेश जी के मन में थी। हुँ? उसको समझने की वो बहुत जबरदस्त कोशिश करते रहते थे और उस क्रम में उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी। हुँ? ये नितांत एक तरह से कह लीजिए कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि पढ़ने का मतलब डिग्री होता है, हैं? जी तो ये बेवकूफ़ी की जी बात है। उन्होंने एक तरह से कह लीजिए कि नव उदारवाद के बाद जो बनी हुई दुनिया है, उसको समझने के लिए उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी। हुँ? और उस पढ़ाई के ज़रिए जो सभ्यता के बारे में उनकी समझ बनी थी, उसको इस तरह से रचनात्मक ढंग से उन्होंने पिरो दिया था कि एक बिंब तो मुझे भूलता ही नहीं है उनका, कि जी एक और पागल है जो हम्म, आईटीओ चौराहे को अपनी गुफा बनाकर सभ्यता के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए है। तो अब ये आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसा बिंब है जिसमें पागल व्यक्ति, अब देखिए ये समझ कहाँ से आ रही है। ये समझ उनको सभ्यता की गहरी आलोचना करने वाले मिशेल फुको का जो आलोचनात्मक उपकरण है, वहां से उन्होंने इसे प्राप्त किया था, जहां वह पागलपन और एक तरह से कह लीजिए कि समझदार के बीच में जो ऊंच नीच का संबंध बन जाता है, और इस ऊंच नीच में समझदार ही
समझदारी के पैमानों को तय करता है। तो यह जो ज्ञान पर एक तरह से कह लीजिए कि कब्जा जमा करके जो 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 असुविधाजनक है उसे पूरी तरह से बहिष्कृत कर देने की जो कोशिश होती है, उसको जिस तरह से अनावृत किया है मिशेल फूको ने, कि आप कह लीजिए कि जब भी आपने किसी को पागल कह दिया तो इसका मतलब हो गया कि वो कंसीडर करने लायक ही चीज नहीं रह गया। और अगर वह मान लीजिए कि उसने अपने कपड़े उतार दिए हैं, तब तो वो कतई एक तरह से कह लीजिए कि वो बुरी तरह से कह लीजिए कि वो घृणा करने वाली चीज हो गया है। और उसका बोला हुआ भी जब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तब तो फिर मान लीजिए उस पर बात ही करने की क्या जरूरत है। तो एक तरह से कह लीजिए कि हमने एक ऐसी सभ्यता निर्मित की है जिस सभ्यता के भीतर जो कुछ भी असुविधाजनक है उसे पूरी तरह से बहिष्कृत कर देने के ये उपकरण हमने तैयार किए हैं। और इन उपकरणों जी गहरी समझ के आधार पर ही वह जो व्यक्ति है, जो पागल है, वह कैसे आईटीओ चौराहे को, जो कि कह लीजिए कि अखबारों का सबसे बड़ा दफ्तरों का केंद्र है, जो समझते हैं कि सारा ज्ञान उन्हीं के यहाँ से निःसृत होता है, उसको उसने गुफा बना लिया है। और वहीं से जी सभ्यता खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि जिसको आप पूरी तरह से बहिष्कृत कर देना चाहते हैं, तरह तरह के लक़ब दे करके, तरह तरह के नाम दे करके, उसे पागल कह के, उसे जंगली कहकर, हैं, पूरी तरह से जो बहिष्कृत कर देते हैं, उनके यहाँ तक मंगलेश जी अपनी कविता के जरिए पहुंचते हैं और उनके भीतर जो प्रतिरोध है उसको चिन्हित करने की कोशिश करते हैं। एक पक्ष तो ये उनकी कविता का है जो विचार से संबंधित है, और इसे जी स्वाभाविक तौर पर समझने में आप ऊपर से ही कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर राजनीति और विचार सतह पर नहीं तैर रही है, वह कविता के अपने मुहावरे में सामने आती है। जैसा हमने कहा ना कि यह एक बिंब है। याद करिए कि हिंदी के सबसे समर्थ आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने यही कहा था कि कविता में अर्थ ग्रहण नहीं होता, बिंब ग्रहण होता है। हम्म जी ये बात उन्होंने कही थी, और यह एक बिंब है। यह एक बिंब है एक ऐसे पागल का जो आईटीओ चौराहे पर नंगा होकर बड़बड़ाता हुआ घूम रहा है। यह बिंब खड़ा कर दिया मंगलेश डबराल ने। तो कहने का मतलब यह कि जो साहित्य की अपनी भाषा है, साहित्य का जो अपना मुहावरा है, उसके भीतर ढल करके यह जो समझदारी है नए समय को पहचानने की, न सिर्फ पहचानने की बल्कि उसमें प्रतिरोध की जगहों को खोज लेने की। जो प्रतिरोध है, जहां पर इसकी काट मौजूद है, उस जगह को भी खोज लेने की जो जो छटपटाहट है उनकी कविता के भीतर, वो हमको दिखाई पड़ती है। और चूंकि वो सतह पर तैरती हुई नहीं है, वह साहित्य की अपनी भाषा में, साहित्य के अपने मुहावरे में, उसके सृजनात्मक पैमानों पर खरा उतर के सामने आता है। इसलिए उसे समझने के लिए एक तरह से बौद्धिक परिश्रम करना पड़ता है, और यह बौद्धिक परिश्रम मंगलेश आमंत्रित करते हैं। मंगलेश पहली ही नजर में आपको पूरी तरह से अपनी कविता, और उसको ऐसा समझिए आप, फिर मैं कहूंगा गोरख पांडे हमारे मित्र थे, उनकी एक कविता है, गजल है। गालिबो मीर की जी दिल्ली देखी देख के हम हैरान हुए, उनका शहर लोहे का बना है फूलों से कटता जाए है।
अब यहाँ पर ये जो कटता जाए वो दूर होते जाने के अर्थ में नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो सबसे तीखी चीज होती है ना, वो सबसे नाजुक भी होती है, और उसी में दूसरी चीज को काट देने की सबसे ज्यादा क्षमता भी होती है। आप जानते होंगे कि जी किसी बहुत मजबूत सतह को तोड़ देने के लिए बर्फ का एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे किया जाता है। तो वो ठोस चीज टूट जाती है। तो कहने का मतलब यह कि जो बहुत नाजुक चीज होती है, अब ये भाषा है, कविता है, ये क्या है? बहुत नाजुक उपकरण है। लेकिन इन बहुत नाजुक उपकरणों का भी वो इस तरह से इस्तेमाल करते थे कि यह जो बनाया हुआ जाल है, जिसको मुक्तिबोध ने कहा ना, इतना गूढ़ इतना गाढ़ है, तो यह जो बनाया हुआ गूढ़ गाढ़ और मजबूत तंत्र है, इसको अनावृत कर देने की शक्ति, तो इसे अनावृत कर देने की शक्ति भाषा के भीतर तलाश कर लेना, और वो नाजुक चीजों के जरिए। ऐसा नहीं है कि जी कह लीजिए उसके लिए कोई लोहे के रॉड की जरूरत है, बल्कि बहुत ही नाजुक चीजों के जरिए। और इस मामले में मंगलेश जी अपनी पीढ़ी का एक हद तक प्रतिनिधित्व करते हैं, और वह पीढ़ी एक तरह से मंगलेश जी चले गए, धीरे धीरे कह लीजिए कि वो खत्म हो रही है पीढ़ी। और उसने जी बहुत, जी उसने एक तरह से कह लीजिए कि एक एक ताप था उसके भीतर, एक बौद्धिक आवेग था, और उसने पुराने सारी चीजों को ध्वस्त करते हुए और नए यथार्थ को समझने की एक तरह की उन्होंने कोशिश की, और इस पूरी पीढ़ी ने उसे कविता में संभव किया, उसे कविता के जरिए अभिव्यक्त किया उन्होंने। और इसलिए आप देखिएगा कि उनके जितने समकालीन हैं, सबके साथ बहुत ही गहरा इन लोगों का नाता था। बहुत गहरा नाता था। मंगलेश, वीरेन, आलोक धनवा, ये सब लोग ऐसे थे जिन सब लोगों ने इस समय को समझने और इस समय का प्रतिरोध करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए परस्पर एक दूसरे से सीखा, और यह सीखा कि कैसे बहुत ही नाजुक चीजों के जरिए भी इस सभ्यता के पूरे मोह को काटा जा सकता है। और एक तरह से कह लीजिए कि ये जो लड़ाई है ना, तो लड़ाई का एक मैदान होता है जहां पर आप हथियारों के जरिए मुकाबला करते हैं, हड़ताल के जरिए मुकाबला करते हैं, सड़क पर प्रदर्शन के जरिए मुकाबला करते हैं। लेकिन लड़ाई का एक मैदान और होता है ना? जिस बात को माने ठीक ही मुक्तिबोध ने कहा भूल गलती में, है कि चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। तो कहने का मतलब कि यह जो वैचारिक हथियार होते हैं शासन के, शासक के, तो वो एक तरह से भाषा में निर्मित होते हैं, और इसलिए उनकी काट करने के लिए भी उसी तरह के नाजुक हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उस पूरी पीढ़ी ने, फिर से मैं गोरख पांडे का ही जिक्र करूं, तो उन्होंने एक कविता ही लिखी है, बहुत छोटी कविता है, बहुत छोटी कविता है, बहुत मतलब एक तरह से कह लीजिए कि वो आपके लंबे अरसे तक चिंतन का परिणाम होती है। तो उस कविता का शीर्षक ही कविता युग की नब्ज धरो। इसमें आता है अफ्रीका, लातिन अमेरिका, उत्पीड़ित हर अंग एशिया, आदम खोरों की निगाह में खंजर सी उतरो, कविता युग की नब्ज धरो। है तो क्या होता है कि उसमें जो शब्द होते हैं ना,
जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, भाषा होती है, इसका इस्तेमाल शासक भी करते हैं। शासन भी अपने लिए इसका इस्तेमाल करता है। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों आप जानते होंगे कि हमारे जो किसान भाई बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, तो उन्हें बदनाम करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया संसद में, आंदोलन जीवी। हुँ? ये भाषा का एक इस्तेमाल जी है। जी। है ना? तो भाषा का इस्तेमाल शासक भी करता है और इसलिए भाषा के इस मैदान में उसका मुकाबला करना पड़ता है। मुझे लगता है कि मंगलेश जी की पूरी पीढ़ी ने एक दूसरे से सीखते हुए भाषा के इसी मैदान में मुकाबला किया था, शासन के समूची तानाशाही का। हुँ? और चूंकि वह लोग बहुत ही माने किसी के पास स्थायित्व नहीं था, किसी के बारे में आप नहीं कह सकते हैं कि उसने बहुत ही आलीशान जिंदगी बिताई हो। ऊपर से आपको आलीशान जिंदगी दिखाई पड़ सकती है बहुत लोगों की, मकान था कह सकते हैं, लेकिन अस्थिरता थी, उनके भी जीवन में अस्थिरता थी। हैं? अंतिम दिनों तक उन्हें जो है वो पत्रकारिता में कुछ न कुछ करना पड़ता था अपने आर्थिक संसाधनों के लिए। और मैं उनके घर तक भी गया हूँ, उनके घर पर भी मैं गया हूँ 1 या 2 बार। एक बार तो योगेंद्र आहूजा की एक कहानी पर गोष्ठी थी, तो उस दौरान भी उनके घर पर गया था। और एक बार प्रेमचंद जयंती उनकी कॉलोनी में मनाई गई थी, तो उस दौरान भी मैं उनके घर तक गया था। तो एक तरह से कह लीजिए कि उनके साथ निकटता व्यक्तिगत भी रही और एक तरह की का वैचारिक संवाद भी रहा। और इस वैचारिक संवाद में क्रमशः हमने एक पूरी पीढ़ी को पहचानने की कोशिश की, है ना? वह पूरी पीढ़ी ऐसी थी, आप थोड़ा-सा अवान्तर प्रसंग में जाते हुए भी मैं कहूँगा जी कि जी। मुक्तिबोध ने एक बात लिखी है कि मुक्तिबोध ने एक बात लिखी है जी कि हमारे हिंदी के प्रोफेसरान लाभ लोभ के लिए नरक में भी जा सकते हैं। जी। बहुत ही कड़वा वाक्य है, हम्म। लेकिन यह एक सच्चाई है। इस सच्चाई को मुक्तिबोध क्यों देख सके? इस सच्चाई को इसलिए मुक्तिबोध देख सके क्योंकि उनके जीवन में स्थिरता नहीं थी, है ना? तो जीवन में अगर आपके स्थिरता होती है, तो कुछ सच्चाइयों को देखने से आप एक तरह से महरूम हो जाते हैं। हुँ? कुछ सच्चाइयाँ आपको नज़र ही नहीं आ सकती हैं क्योंकि आपके जीवन में स्थिरता पैदा हो गई है। इसको बहुत लोकप्रिय भाषा में मैं कहूँ, तो कह लीजिए कि सड़क पर अगर एक रिक्शे वाले और उस पर बैठी हुई सवारी के बीच में हाथापाई हो रही हो, तो हम रिक्शे वाले की निगाह से कभी उस दृश्य को देख ही नहीं पाएँगे। हैं? क्योंकि हमारे जीवन में जो स्थिरता आई है, तो वो स्वाभाविक रूप से रिक्शे पर जो बैठा हुआ है, उसके साथ हमारी सहानुभूति को ले आ देगा। तो इन सब लोगों के जीवन में और वीरेन जी का खास करके जब निधन हुआ था, तो कुछ लोगों ने जो वहाँ पर अपने संस्मरण साझा किए, तो उससे भी मुझे पता चला इस पीढ़ी के बारे में कि इस पीढ़ी ने जीवन में स्थिरता बहुत कम देखी और यह जो जीवन में अस्थिरता थी, उसने एक निगाह पैदा की और वह निगाह ऐसे लोगों की भी भावनाओं को समझने में उन्हें सक्षम बनाती है, जिनकी भावनाओं को आप आम तौर पर उपेक्षित कर देते हैं। हुँ? तो एक तरह से कह लीजिए कि उनके बारे में सोचते हुए, बातचीत करते हुए, उनके उनके जीवन के बारे में सोचते हुए, ये सब बातें मुझे समझ में आईं। इस प्रसंग में यह जो जीवन की अस्थिरता है,
कैसे आपको कुछ नई चीजें देखने के लिए प्रेरित करता है। एक और प्रसंग का मैं जिक्र करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि यह जो महामारी आई है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 100 साल में एक बार आई है। नहीं, कहने का मतलब कि इसके पहले 1918-20 के इर्द गिर्द जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया था, तो वह ऐसी महामारी थी। तो कहने का मतलब कि यह जो विगत 100 वर्षों का हमारा जीवन है, तो इसमें हमारी चेतना ही एक तरह से कह लीजिए कि नाकाबिल हो गई थी इस बात को समझने में कि जीवन ये उतना स्थिर नहीं है जितना स्थिर हम उसे समझते हैं। और इसलिए हमने अपनी सोच में अस्थिरता को कोई जगह ही नहीं दी थी। तो आप देखिए कि इस मामले में जैसे मुक्तिबोध की कविता आप पढ़िएगा, तो अक्सर आपको दिखाई पड़ेगा मुक्तिबोध की कविता में अचानक, सहसा, इन शब्दों का बहुत प्रयोग दिखाई पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि जीवन की स्थिरता के मुकाबले उसमें जो अचानकपन है, जो उसमें सहसा कोई बुनियादी बदलाव हो जाने की संभावना निहित है, इसको हम कई बार समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग अनुकूलित हो गया है उस जीवन से जिस जीवन में स्थिरता है। और इस जीवन में चूंकि हमारे स्थिरता है, तो इसलिए हम बहुत सारी सच्चाइयों को जो हैं, लेकिन हम उन्हें उपेक्षित किए रहते हैं। अब इसको माने आप सब जानते ही होंगे कि हम जब युवा थे तो कभी हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मृत्यु भी हो सकती है। है ना? तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि यह जो संसार है, यह संसार हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा। यह जो सोच बन जाती है जीवन की स्थिरता के भीतर से, यह जो सोच पैदा होती है, इसके कारण क्या है कि हम जो जीवन का उबड़ खाबड़पन है, इस जीवन के भीतर जो अघटित के घटित हो जाने की संभावना है और जिसमें परिवर्तन की भी संभावना निहित है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं और इसी पर माने कह लीजिए कि अपना शासन कायम रखते हैं, है ना, कि इस दुनिया में बदलाव बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि ऊंच नीच कहाँ से खत्म होने वाला है, जातिवाद भाई साहब भारत से तो नहीं जाएगा, धार्मिकता भारत से कभी नहीं खत्म हो सकती। तो एक खास तरह की सोच हमारे दिमाग में बन जाती है कि यह जो दुनिया है जैसी हमें दिख रही है, इसमें कोई बदलाव बड़ा मुश्किल है। अभी मालूम होगा आपको, पिछले दिनों एक सज्जन ने घोषित किया कि हम 50 साल शासन करने के लिए आए हैं। और अब मान लीजिए अमर होने की ऐसी आकांक्षा, अमर होने का ऐसा भ्रम, और इस दुनिया में है जिसे मर्त्यलोक कहा ही गया है। तो ये जो स्थिरता से हमारे चिंतन में पैदा होता है, इसमें कई बार हम परिवर्तन की संभावना पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। कई बार हमको लगता है कि तंत्र इतना मजबूत है कि इसको तोड़ना संभव ही नहीं है। बहुत अच्छी बात। तो उसमें जो जिन लोगों के जीवन में अस्थिरता होती है, वो दरअसल अस्थिरता के कारण ही उस चीज को देख पाते हैं जहां चीजें उन्हें अचानक भी बदलती हुई नजर आती हैं। मन में भी अचानक ही बदलती हुई नजर आती हैं, समाज में भी अचानक भी बदलती हुई नजर आती हैं। और इसी बात को फिर से मैं कहूंगा कि अगर प्रसंग का अवान्तर होगा, लेकिन आप जानते होंगे कि मार्क्स की मृत्यु पर जो एंगल्स ने भाषण दिया था, उसमें यही बात उन्होंने कही थी कि सबसे आगे बढ़कर वे क्रांतिवादी थे। अब यह जो क्रांतिवादी होना है ना, ये एक महत्वपूर्ण बात है। कहने का मतलब कि विकास को सिर्फ
क्रमिक विकास के रूप में न समझना, उसमें छलांगें आ सकती हैं, सहसा परिवर्तन भी हो सकते हैं, यह समझना कई बार जो मध्यवर्गीय सोच है, जो जीवन की स्थिरता से पैदा होती है, उसमें संभव नहीं हो पाता। और उसमें जिन लोगों के जीवन में एक तरह की अस्थिरता होती है, उनके लिए उसे देख पाना संभव होता है। यहाँ तक कि तंत्र का जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव को भेद सकने की कह लीजिए कि ऊर्जा भी उनके भीतर ज्यादा होती है। क्योंकि आप जानते हैं, इसको बहुत लोकप्रिय भाषा में भी कहते हैं कि सड़क पर जो आदमी जा रहा है, उसकी ताकत के बारे में कभी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। जिसको आप जानते हैं, उसके बारे में तो आप जानते हैं कि जी। उसके क्या संपर्क हैं, क्या संबंध है। लेकिन जो रोड पर जा रहा है आदमी, उसके हम्म, बारे में आप कुछ नहीं जानते कि उसके संपर्क संबंध कहाँ-कहाँ है। तो जी। इसलिए जो सड़क पर मौजूद है, जो सामान्य मनुष्य है, वह जितना ताकतवर है, वह बहुत ज़्यादा है ना? तो वह उस सामान्य मनुष्य की ताकत और क्षमता, उसकी ऊर्जा को समझना संभव इन लोगों के लिए तभी हो पाया, जब इन्होंने खुद भी जीवन में एक तरह का और अपने इस विश्वास की कीमत चुकाई इन लोगों ने। अपने विश्वास की यह कीमत चुकाई कि तंत्र ने इन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। मैं आपको बताऊं, बहुत व्यक्तिगत बातें हैं। मैंने बहुत बार कोशिश की कि इनको अपने यहाँ किसी थीसिस का एग्जामिनर बना लूं। जी। लेकिन क्या है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था भी तो एक तंत्र है ना। जी। वह भी ऐसे दिमागों का पुनरुत्पादन करती है जो केवल और केवल पद के पीछे भागते हैं, ज्ञान के पीछे नहीं, है ना? जिसको हम्म, विवेकानंद ने कहा ना कि आपके देश में दर्जी चरित्र का निर्माण करते हैं, हम्म, हमारे देश में मनुष्यता चरित्र का निर्माण करती है। यानी कपड़ों से जहां पहचाना जाए आदमी, हम्म, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से वह जो वो है, तंत्र है। हम्म? तो यह तंत्र, इस तंत्र ने इन लोगों को कभी अपने भीतर घुसने नहीं दिया। कभी जी। किसी ने थोड़ी सी जगह बना ली है, थोड़ी सी जगह लड़ भिड़ करके अर्जित कर ली। जैसे वीरेंद्र, तो मान लीजिए कि ठीक है, वो बरेली कॉलेज में पहुंच गए हैं। मंगलेश डबराल, तो चलिए पत्रकारिता में कुछ जगहों पर पहुंच गए, लेकिन अस्थिरता इनके जीवन में लगातार बनी रही और तंत्र ने इन्हें कभी अपने भीतर घुसने नहीं दिया। क्योंकि उस तंत्र ने ऐसे नियम बना रखे हैं कि आप उसको भेद ही न सके। ज्ञान ने अपने आप को परिभाषित किस चीज से कर रखा है? डिग्री से। और उस डिग्री में मंगलेश डबराल को कभी ज्ञानी नहीं माना जाएगा, भले ही दुनिया के विभिन्न शहरों में उनकी कविताओं के अनुवाद का पत्तर बना करके चौराहे पर लगाया जाए, भले ही वे दुनिया में विभिन्न देशों में घूम करके आए हों, लेकिन उन्हें ज्ञान के भीतर हम नहीं दाखिल होने देंगे। उस ज्ञान के भीतर जो व्यवस्थित है, जो व्यवस्था से बना हुआ है, क्योंकि यह व्यवस्था ही इसी पर कायम है कि उनको किस तरह से हम बाहर रखें। सारे नियम हम इसीलिए बनाते हैं कि ऐसे असुविधाजनक लोगों को बाहर रखो। हुँ? और ये लोग अपनी उपस्थिति में ही एक तरह से कह लीजिए कि इस तंत्र का प्रतिरोध थे। क्योंकि वे लिखते थे और लिखते थे और लिखते थे जो, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जिसको आप रचनात्मकता कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं, वह और कुछ नहीं है। वह व्यवस्था का, षड्यंत्र का, साजिश का, दमन का प्रतिरोध करने का कलात्मक तरीका है। रचनात्मकता और कुछ नहीं होती। मैं उदाहरण देता हूं आपके सामने, कहानी। तो क्या कारण है कि कहानी में पात्र का असली नाम नहीं लिखा जाता? उसका हम्म, कारण यही है कि हो सकता है कि पात्र किसी बड़े पद पर बैठा हो। हम्म? तो इसलिए और कोई भी लेखक ये नहीं कह सकता है, जो भी लिखता है, कि जब वह कोई कहानी लिखता है तो कोई ठोस आदमी उसके सामने नहीं होता।
एक ठोस आदमी उसके सामने होता है, फिर भी वह उसका नाम नहीं लेता, है ना, एक तीसरे आदमी का नाम लेता है। तो रचनात्मकता का मतलब ही होता है कि जुल्म का, व्यवस्था का ऐसा विरोध जो कलात्मक हो। कलात्मक होने का तात्पर्य यह है कि उस जुल्म के शिकार जो लोग हैं उन तक हमारी बात पहुंच जाए, और यही होता है लोकप्रिय होना। तो कहने का मतलब यह कि व्यवस्था का विरोध भी हम करें, लेकिन ऐसे ढंग से करें कि उसका विरोध करने वालों तक हमारी बात पहुंच जाए। और यह भाषा के, जैसा पहले ही मैंने कहा, कि सबसे महीन बर्ताव के जरिए संभव हो पाता है। अगर उसका आप मोटा बर्ताव करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उसकी ऊर्जा क्षरित होगी। इसी को आप कहते हैं कि उसमें साहित्यिकता का नाश होता है। अंतिम दिनों का उनका भाषण था, हम और वे एक ही मंच पर थे, शिवमंगल सिद्धांतकर ने बुलाई थी एक गोष्ठी, और उसमें एक महिला का कविता पाठ था। उस कविता पाठ के बाद हम लोगों को बोलना था, और उसमें मंगलेश ने बताया, यही बात बताई कि एक खास क्षण में शब्दों का एक खास तरह का संयोजन कविता बन जाता है। और उसकी खासियत यही है कि जो परेशान हाल आदमी है, जिस तंत्र के कारण परेशान है, जिस व्यवस्था के कारण परेशान है, उसको बोलने के लिए एक मुहावरा मिल जाए। इस बात को संजय कुंदन ने कहा अपनी एक कविता में कि मुंह में राम बगल में छुरी। अब आप सोचिए, राम का यह उपयोग कोई कर सकता है कि चक्कू लिए रहे कत्ल करने के लिए और मुंह से राम बोले। इस बात को इस मुहावरे के जरिए अत्यंत प्राचीन काल में किसी ने कह दिया, और यह कविता है। और ये सोचिए कि कितनी समकालीन है, कि मुंह में राम है और हाथ में कत्ल करने वाली छुरी है। और उस व्यक्ति ने जो कह दिया वो कितना साहसी रहा होगा। तो इसलिए यह जो कविता में भाषा का सृजनात्मक इस्तेमाल है वो साहस की कमी से नहीं आता है, वह पर्याप्त साहस से आता है, लेकिन साथ ही भाषा को बरतने के विवेक से वह आता है। और इसलिए मंगलेश जी मेरे लिए इन सब चीजों को कविता के भीतर समझने, बूझने, और जैसा मैंने कहा कि समूची हिंदी की जो एक जातीय परंपरा है कविता की, जिस परंपरा के भीतर ध्यान दीजिएगा कि नारद मुनि ईश्वर के सबसे बड़े भक्त बताए जाते हैं, उनको विष्णु ने किस चीज का चेहरा दे दिया? बंदर का चेहरा दे दिया। लोभ क्या उनको पैदा हुआ था? एक लड़की के स्वयंवर में उससे विवाह करने का लोभ पैदा हुआ था, ईश्वर के सबसे बड़े भक्त को है। तो यह जो एक तरह से कह लीजिए कि एक जो जातीय परंपरा है? और इस बात का गुणगान तुलसीदास ने किया है विस्तार से। तो यह जो जातीय परंपरा है विरोध की, प्रतिरोध की, जिस प्रतिरोध को कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं कि वो कितना गहरा प्रतिरोध है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि शुक्ल जी ने इस बात को कहा कि धार्मिक उपदेश कविता के भीतर नहीं आता है। जब बात उन्होंने यह कही थी न, तो उस समय ऐसे लोग थे जो धार्मिक उपदेश कविता में दिया करते थे। हिंदी नवजागरण के समय में उन लोगों की साहित्य के भीतर एंट्री रोकने के लिए रामचंद्र शुक्ल ने यह प्रतिमान गढ़ा था, और यह पर्याप्त साहस की बात थी जब उन्होंने कहा कि धार्मिक उपदेश कविता के भीतर नहीं होगा।
साहित्य के भीतर गणित नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब कि प्रतिरोध के ये जो रूप हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी समझ में कई बार नहीं आते हैं और इसलिए कई बार इनको हम प्रतिरोध न कह पाते हैं, तो लेकिन उसकी एक जातीय परंपरा रही है। उस परंपरा को बहुत गहराई से मंगलेश जी ने एक तरह से कह लीजिए कि आत्मसात किया था, बहुत गहराई से उन्होंने पढ़ा था और नए समय के बारे में जो समझदारी उन्होंने अर्जित की थी, तमाम ज्ञानानुशासनों को पढ़ करके, है ना? तमाम ज्ञानानुशासनों में जो कुछ भी लिखा जाता था, वो बहुत अप टू डेट रहते थे, बहुत अप टू डेट रहते थे। उन सब को पढ़ करके उन्होंने जो अर्जित किया था, उसे भाषा के इस अत्यंत महीन बर्ताव के जरिए उन्होंने कविता की शक्ल दी थी और इसलिए उनकी कविता एक ऐसी कविता है जिससे व्यवस्था का जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनको हमेशा ही एक खास तरह की ऊर्जा मिलती रहेगी। मंगलेश डबराल से मेरी व्यक्तिगत मुलाकातें भी रहीं, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकातों से ज़्यादा बड़ा उनका जो तत्व था वह यह था कि जो हिंदी कविता की जिस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया था, उस परंपरा को समझने, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह सतह पर तैरता हुआ नजर नहीं आता है, इसे आपको प्रयास करके समझदारी के साथ धीरे धीरे उससे मोहब्बत करते हुए समझना पड़ता है। निराला जी का आप एक शेर याद करिए गजल का, खुला भेद विजयी कहाए हुए जो लहू दूसरों का पिए जा रहे हैं। वर्तमान पर उसको घटित करिए, जो विजयी हैं वो क्या है, वो दूसरों का खून पी करके विजयी हैं। तो कह लीजिए कि आप इसे पुराने जमाने की बात समझ सकते हैं, आप इसे यह समझ सकते हैं, और इसलिए प्रतिरोध की जो भाषा है वो कभी पुरानी नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रतिरोध की आवश्यकता हमेशा रहती है और इसलिए उस आवश्यकता को एक हद तक मंगलेश डबराल की कविता और बहुत हद तक वो पूरा करती है। और इसलिए हम लोग जो कि साहित्य की उतनी समझ नहीं रखते, फिर भी थोड़ी बहुत समझ रख के भी मंगलेश जी को व्यक्तिगत रूप से भी मिल करके और उनको पढ़ करके और उनके पढ़े हुए को निरंतर गुण करके उसमें जो प्रतिरोध की जगहें हैं उनको पहचानने की कोशिश लंबे दिनों तक करते रहेंगे। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं यही सब बातें उनके बारे में कहना चाहता था। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे जी। कि अभी हम लोगों ने पीढ़ी की बात की जी। और ये बात भी आई कि मंगलेश डबराल अपनी पीढ़ी के प्रतिनिधि कवि जी हैं, तो उनकी पीढ़ी के बारे में कुछ आप कहना। देखिए, उनकी पीढ़ी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा जी कि आप जानते होंगे कि यह जो हमारे देश की व्यवस्था है, जी तो हमारे देश की व्यवस्था में जैसा मैंने बताया स्थिरता, हम्म, तो स्थिरता का एक लंबा अवसर पूरी दुनिया में ही आया था, हैं? आप जी जानते हैं कि एक तरह से कह लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरह से लगा था कि पूरी व्यवस्था एक लंबे समय तक एक खास तरह की स्थिरता में चल रही है। जी और तो कह लीजिए कि उसके खिलाफ विद्रोह 60 के दशक में पूरी दुनिया में हुआ था और भारत में भी हुआ था। और भारत में भी यह जो विद्रोह हुआ था, तो इसने नौजवानों की उस पीढ़ी का बौद्धिक निर्माण किया था, जिसमें जिसको हम नक्सलबाड़ी विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह जी जो नक्सलबाड़ी विद्रोह है, दरअसल इसका पूरा, कह लीजिए कि इसकी पूरी उपलब्धि ही यही है कि यह जो भारतीय शासक वर्ग था, इस भारतीय शासक वर्ग का जो वैचारिक आधार था,
इस वैचारिक आधार को उसने प्रश्नों के घेरे में ला दिया। क्योंकि एक तरह से कह लीजिए कि जिस बात को कहा क्या बोलते हैं धूमिल ने, धूमिल एक तरह से कह लीजिए कि सातोत्तरी पीढ़ी के वह अंतिम कवि हैं जिन्हें जिन्हें इस बात की पहचान हो गई थी कि हमारी जो व्यवस्था है वह विपक्ष को भी अपने भीतर समाहित किए हुए है। इसलिए अगर विपक्ष कहीं निर्मित होना है तो वह जो औपचारिक विपक्ष है उसके भीतर नहीं प्राप्त होगा, वह जो बाहर विपक्ष है उसमें हमें खोजना होगा। जिस बात को मुक्तिबोध ने लिखा है ना कि वो मतलब खो गया है और उसे मुझे खोजना है, बाहर जनता के भीतर खो गया है। तो वो जो बात थी उस बात को धूमिल ने पहचाना था और उसी बात को इस पूरी पीढ़ी ने, इस पूरी पीढ़ी के वैचारिक जीवन का निर्माण इससे हुआ था कि यह जो व्यवस्था है इस पर सवाल उठाने और इसे उलट देने की संभावना अगर पैदा हो सकती है तो वो श्रमशील लोगों के बीच में है, वो आम लोगों के बीच में है। और इसलिए उन लोगों की ऊर्जा को समझना, उन लोगों के भीतर से विद्रोह की ताकत को समझना, कह लीजिए कि इस बात को दिनेश कुमार शुक्ल ने वीरेन डंगवाल पर कुछ कविताएं लिखी हैं, उसमें इस बात को उन्होंने चिन्हित किया है। गोरख का नाम लेते हुए उन्होंने लिखा है कि जैसे गोरखनाथ थे ना वो जगाए हुए थे, तो उसी तरह से यह जो गोरख है इसने भी एक तरह की धूनी रमाई हुई है, जलाए हुए है इस व्यवस्था के जाल को समझने और उसे तोड़ देने के लिए। तो वह जो वैचारिक आंदोलन था उसके ताप से इस पीढ़ी का निर्माण हुआ था और इस पीढ़ी ने इसीलिए प्रतिरोध की भाषा गढ़ी। पूरी की पूरी इस पीढ़ी ने मंगलेश जी के, और इसमें मैं यही कह सकता हूं कि मंगलेश जी इसमें एक तरह से कह लीजिए कि वीरेन भी अर्जित करते हैं उसको, वीरेन जी डंगवाल भी जी उसको जी अर्जित करते हैं। लेकिन जिसको आप मुलायमियत कहिए ना, तो वीरेन डंगवाल के सबसे ये मंगलेश जी के सबसे प्रिय कवि थे शमशेर। जी तो शमशेर का की जो मुलायमियत है, उस मुलायमियत को, और इसीलिए मंगलेश जी समझदारी एक बात हुई, लेकिन उस समझदारी को कविता में अनुदित करना और उसको कविता में अनुदित करने के लिए शब्दों के संगीत को पकड़ना। शब्दों के जी भीतर संगीत होता है। जिस बात को फिर से मैंने क्लासिकल उदाहरण दूं तो जिस बात को पंत ने कहा कि उसमें जो कोई भी कविता होती है ना तो उसमें वो एक जंजीर की तरह से होती है, एक शब्द को उठाइए पूरा का पूरा वाक्य उठ करके चला आता है। तो शब्दों के आपसी संगीत को समझना, उनके वजन को समझना, उनके भीतर जो बिंब निहित है, बिंब ग्रहण कराने की जो शक्ति मौजूद है, उस शक्ति को समझना और उसको फिर रूपांतरित करना एक भाषा में। तो जी यह एक तरह से कह लीजिए कि उनके जीवन भर की साधना रही और जैसा कि मैंने कहा कि उनकी समूची पीढ़ी के भीतर ये साधना रही है। सबने एक दूसरे से सीखा है। उसमें मंगलेश जी ने, जैसा मैंने कहा, कि सबसे नाजुक ढंग से, सबसे कोमल ढंग से उस विरोध को अभिव्यक्त किया और उसे कविता में संभव बनाया। तो ये मुझे लगता है उनकी पीढ़ी के बारे में। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा गोपाल जी, और आपने बहुत सारी बातें उनकी विशेषताओं को आपने यहाँ उल्लेख किया, जिसमें उनका व्यक्तित्व भी आ जाता है, उनकी आदमियत भी आ जाती है, उनकी मुलायमियत भी आ जाती है, और महीन बर्ताव, भाषा का महीन बर्ताव, ये आपने एकदम एक मुहावरेदार बात कही है कि मंगलेश की कविता की भाषा का जो वो महीन बर्ताव है वो सचमुच उनकी कविताओं में
कविताओं को पढ़ते हुए कुछ होने लगता है। जी जी हम कुछ जी फील करते जी हैं, कुछ जी कुछ ऐसा लगता है कि अरे ये यही है मनुष्यता। और ये और बात, नए जमाने का शत्रु आप देख लीजिए, नए जमाने का हाँ शत्रु में हाँ हाँ, आपके सामने एकदम से प्रकट हो जाता है कि बताइए। और एक शहर आयोवा में, और उससे मिला करके पढ़िए, जी जी उन्होंने कहा कि यहाँ पर विचित्र है कि कंपनियां कुछ दिनों के दिखाई देती हैं फिर गायब हो जाती हैं। जी, हम्म। हम्म, और नए जमाने के शत्रु में उसको जिस तरह से काव्य भाषा में उन्होंने अनुदित किया है। हाँ, तो यथार्थ को समझना और उसे माने 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 वो एक एक उपलब्धि है, हिंदी की एक उपलब्धि है मंगलेश डबराल। और देखिए कि उनकी एक कविता है ऑक्सीजन की कमी, हम्म हम्म वो हम्म शायद 10-12 में, अभी मैं खोज रहा था, मुझे मेरी नज़र पड़ी नहीं क्योंकि हम लोग इसमें अम, लग गए तो ध्यान उधर नहीं गया। ऑक्सीजन की कमी एक कविता है, अब कौन से संग्रह में है ये मुझे याद नहीं आ रहा है, या तो नए युग के शत्रु में होगा ये ऑक्सीजन की कमी। अगर वो कविता मुझे मिल जाती तो मैं पढ़ देता, लेकिन नहीं मिल रही है फिर कभी। तो उनकी हर कविता को पढ़ते हुए और एक एक विकास भी, एक संग्रह से दूसरे संग्रह, दूसरे से तीसरे संग्रह में वो जो महीन निश्चित निश्चित। बर्ताव का जो विकास है, भाषा के जी महीन जी बर्ताव का, वो अद्भुत है। हम्म, तो जी जी इस अर्थ में आज का आपका व्याख्यान बहुत ही मार्मिक और बहुत सेटिस्फाइंग रहा। एक और आपसे इस पर हम लोग करना चाहेंगे, उसमें जब आप तैयार होंगे उनकी जी कविताओं को लेकर के, जी शुद्ध जी जी कविताओं को लेकर के और उदाहरण देते हुए, मैं जी चाहूंगा कि उस कविता की भाषा का जो महीन बर्ताव है, जी इसको जी हम लोग निश्चित निश्चित इस पर निश्चित निश्चित आप कुछ और अतिरिक्त श्रम कर लें तो निश्चित। हम एक और इसमें रिकॉर्ड करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंगलेश डबराल की स्मृति और उनके बारे में जहाँ जहाँ बातें हैं जी उसको हम कोशिश करेंगे। तो आज हमने शुरुआत की है, जी तो जी आपका पहला व्याख्यान में रहा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी अच्छा लगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। हम्म, आ, हो सकता है एक आध लोगों को दिक्कत हो कि हमने उनको पीढ़ी के प्रतिनिधि कवि के रूप में चिन्हित किया है, तो लेकिन जो लोग संवेदनशील लोग हैं वो इस बात का माइंड नहीं करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पाठकों और श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि वो इस वीडियो को सुने, रिएक्ट करें और लिखावट दिल्ली को सब्सक्राइब करें। आप बने रहिएगा। मैं ही शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। ठीक है। एक मिनट।